हेलो एवरीवन। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो जा कर के फर्स्ट पार्ट को देख लें। तो आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में आज हम आरेनियस कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, बेस, पीएच वैल्यू, यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी हैव आरेनियस कंसेप्ट। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में उन्होंने अपने अपने व्यू दिए थे। तो यहाँ पे देखा जाए जो आपके सिलेबस में है आरेनियस का कंसेप्ट है। तो आरेनियस कंसेप्ट क्या है? आरेनियस ने ये कहा था कि जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन दे दे, हाइड्रोजन आयन मीन्स H+, अगर वो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन दे तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। ठीक है। When dissolved in water given hydrogen ion called the क्या? एसिड। मीन्स कि कोई सब्सटेंस है, अगर हम उसे वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। Here we have example हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl जो है वो एसिड है। कैसे? HCl को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। मीन्स हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्या देते हैं? क्लोराइड, Cl-। तो यहाँ पे ये जो HCl है, HCl का कंपाउंड है, ये क्या दे रहा है? H+ दे रहा है ना। तो इसलिए HCl क्या है? आपका एसिड है। इसी तरह H2SO4, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H2SO4 भी वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H+ और सल्फेट आयन देते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, जब आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ दे देते हैं और CO3-2। तो आप देखेंगे ये जो सारे कंपाउंड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे कार्बोनिक एसिड हो, हम इन्हें एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लें, CH3COOH। ठीक है। जब आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा इस तरह से और क्या दे देगा? H+। तो ये भी क्या है? एसिड है। जो इसके पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था तो यही कहा जाता था कि एसिड वो सब्सटेंस हैं कि जिन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि एसिड वो सब्सटेंस है कि जिन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन जो देता है वो हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि जब हम किसी एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन किसका करते हैं? हाइड्रोनियम आयन का। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो एसिड सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होता है। एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन तो फॉर्मेशन होता है लेकिन उसके पहले बनता क्या है? पहले हाइड्रोजन आयन बनता है, तभी आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो अब जो बुक आप देखेंगे तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन क्या है। जब हम एसिड डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन तो होता है, उसके बाद हाइड्रोजन आयन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या दे देते हैं? हाइड्रोनियम आयन दे देते हैं। अब आरेनियस ने बेस के लिए भी ये कहा कि अगर हम जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड अगर आयन दे दें, सपोज कि अगर किसी सब्सटेंस को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया और वो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH-। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। जैसे कि NaOH,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये Na+OH- दे देगा। अब देखिए यहाँ पे OH- ये दे रहा है, मीन्स कि NaOH जो है वो क्या है, बेस है आपका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, तो यहाँ पे जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी Ca+2OH- दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया OH-, तो ये क्या है आपका यहाँ पे बेस है। इसी तरह से आप देखेंगे और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास OH रहता है, वो बेस होते हैं, जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से MgOH का ट्वाइस, इसके पास भी OH है, तो ये जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा। ठीक है, आप देखेंगे कि डेली यूज में आने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह की बात अगर किया जाए या सॉप वगैरह की बात किया जाए, जो सॉप वगैरह होते हैं, ठीक है, वो बेस के कैरेक्टर्स के होते हैं। उसी तरह से आपके जो ये बेकिंग सोडा वगैरह की बात की जाए, ये भी बेस होते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड की क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एसिड के क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। हम यहाँ पे क्लासिफाई तो कर दिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, लेकिन उसके पहले हम स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को तो समझें। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर। हाइड्रोजन कह रहा है स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। यह जो है वो हाइड्रोजन आयन का अमाउंट है, और यह अमाउंट हमें कब मिलता है हाइड्रोजन आयन का? हमें यह अमाउंट तब मिलता है कि जब हम किसी एसिड को वाटर में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। सपोज कि HCl है, HCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमें H+ और Cl- मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम 10 ग्राम HCl को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो 10 ग्राम HCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें H+ और Cl- देगा। तो जितना अमाउंट हमें H+ मिलेगा, जितना अमाउंट हमें मिलेगा उतना ही वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी उतनी ही क्या है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। और ये हमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कब मिलेगा, जब हम किसी एसिड को वाटर में क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। तो इस बेसिस पे एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, ऐसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं कि जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब उन्हें हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो कंप्लीटली तरीके से क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, हाइड्रोजन आयन दे दे। मीन्स कि अगर हमने 10 ग्राम हाइड्रोजन अगर हमने वाटर में हमने डिज़ोल्व किया है, तो जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हमने डिज़ोल्व किया वो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन दे दें। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अगर 10 ग्राम HCl में से कुछ ही अमाउंट, मतलब कुछ ही पार्ट के HCl अगर हाइड्रोजन आयन दे दें और कुछ ना दे, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेप्ट क्या है, कंप्लीट डिसोसिएट। सपोज H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब ये अपने आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन आयन दे देता है। ठीक है, ये अपने आयन्स में ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम उस एसिड को कहते हैं कि जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। वीक एसिड हम उस एसिड को कहते हैं कि जो पार्शियल डिसोसिएट होता है, मतलब उसके कुछ ही पार्ट मतलब हाइड्रोजन आयन देंगे और कुछ पार्ट नहीं देंगे, पार्शियल डिसोसिएट होंगे। जैसे कि एसिटिक एसिड, अगर हम 10 ग्राम एसिटिक एसिड ले लेते हैं तो 10 ग्राम जो है आपके एसिटिक एसिड का, तो उसका कुछ पार्ट ही क्या होंगे, डिसोसिएट हो गए, हाइड्रोजन आयन देंगे, लेकिन कुछ पार्ट जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के एसिड को हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं, और जो मिनरल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं।
अब हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन एसिड की। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है एसिड की वो अमाउंट पे बेस है। अमाउंट के बेस पे एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। व्हाट इज अ डाइल्यूट एसिड? इट इज़ द एसिड दैट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। आप अपने 9th क्लास में ही ये एटम्स चैप्टर में आपने ये देखा है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि जैसे देखिए सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अगर सोल्यूशन में सॉल्यूट अमाउंट जो है वो कम है कंपेयर टू किसके, सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है और अगर सॉल्यूट कम है तो वो सोल्यूशन आपका क्या होता है, डाइल्यूट होता है। अगर आपके सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाए और सॉल्वेंट की मात्रा कम तो वो सोल्यूशन आपका क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तो इसी तरह डाइल्यूट एसिड हम कब कहेंगे, डाइल्यूट एसिड हमारा क्या है, सॉल्यूट की तरह है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, ठीक है। तो वाटर अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया उसके कंपेयर में एसिड की मात्रा कम है तब तो वो डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड इट इज़ द एसिड दैट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ये ऐसे एसिड होते हैं कि जिनके पास ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ वाटर होता है। कंसनट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड उस एसिड को कहते हैं कि जिसके पास लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसके पास वाटर क्या होते हैं, लेस होते हैं, कम होते हैं। अब हम बात करते हैं बेस के क्लासिफिकेशन की। सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो देखिए बेस जो होते हैं, कुछ बेस ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बेस ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं पूरी तरह से। तो ऐसे बेस को हम एल्कलीज कहते हैं। एल्कलीज को ही हम बेस कहते हैं। तो ये ध्यान में रहे कि एल्कली हम किसे कहते हैं, एल्कलीज हम उन बेसिस को कहते हैं कि जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बेसिस होते हैं कि जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब वाटर में सॉल्युबल का मतलब यहाँ पे आप KOH कह सकते हैं या आप NaOH भी कह सकते हैं। ये ऐसे हैं बेसिस हैं कि जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो इन्हें हम एल्कली कहते हैं। अब देखिए सभी बेस जो होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं। आप सभी बेस को एल्कली तो नहीं कह सकते ना, आप उन्हीं बेसिस को एल्कली कह रहे हैं कि जो वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहा है। यहाँ पे तो सारे के सारे वाटर में डिज़ोल्व नहीं है, तो इसलिए सभी बेस आप एल्कली नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जितनी भी एल्कलीज हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, तो उसी तरह का फिनोमेना है जैसा कि अपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का आपने देखा था। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि जो एसिड कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे बेस जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएट होके क्या दें, हाइड्रोजन आयन नहीं, बेस है तो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो ऐसे बेस जो कंप्लीट डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। वीक बेस हम उन्हें कहते हैं कि जो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोक्साइड होते हैं, रिएक्टिव जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आते हैं। वीक बेस के कैटेगरी में आप देखेंगे जो पार्शियल डिसोसिएशन होता है, जो पार्शियल डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की अगर देखें तो दे आर बीटर, ये बीटर टेस्ट के होते हैं, कड़वा थोड़ा होता है इनका। अगर आप एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे आर सोर, वो खट्टे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं, किस में, ब्लू में। दे आर सॉपी इन नेचर, ये सॉपी होते हैं नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बेस और एसिड के क्लासिफिकेशन को आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन। अभी आपने देखा ना कि कुछ एसिड जो होता है वो स्ट्रांग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं, कुछ बेस स्ट्रांग होते हैं, कुछ बेस जो होते हैं वीक। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कैसे ये पता चलता है कि एसिड जो है वो स्ट्रांग वीक है, बेस जो है स्ट्रांग और वीक है, कैसे आखिर, तो देखिए इन 1909 में सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल
1909 में सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस किया था ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड, और उस स्केल पे एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को क्या किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था बाई मेकिंग यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम। और उस स्केल पे जो ये रिप्रेजेंटेशन था एसिड और बेस के स्ट्रेंथ का, वो किस पे बेसिस था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे। और उस स्केल का नाम क्या था, पीएच स्केल नाम था, पीएच स्केल। इस स्केल पे, जैसे स्केल आप देखते हैं ना ये, और सपोज ये स्केल है, इसी तरह का एक स्केल था और उस स्केल पे 0 to 14 नंबर इंडिकेट थे। 0 जैसे इसमें है ना 0 1 2 3, उसी स्केल पे इस तरह से नंबर थे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 14 तक, ठीक है। तो पीएच स्केल पे 0 to 14 नंबर इंडिकेट थे, ठीक है। और उस नंबर के बेसिस पे जो था वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता था। तो वहाँ पे उस पीएच का नाम जो दिया गया वो पीएच स्केल दिया गया। और उस स्केल पे जो वैल्यू इंडिकेट थी, जो नंबर इंडिकेट थे, जो रीडिंग्स थी, उस रीडिंग्स या उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू कहते हैं। अभी यहाँ पे है मुद्दा उठता है कि व्हाट इज़ द पीएच। पीएच में जो स्मॉल पी लेटर्स है, इस स्मॉल पी का मतलब होता है, जर्मन में अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। और यहाँ पे इसके ऊपर जो इस तरह से पावर की तरह एच लगा होता है, इस पे एच, ठीक है। इस एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। मीन्स कि जो पीएच होता है किसी भी सॉल्यूशन का, जो पीएच होगा वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स कोई सॉल्यूशन है उसके पास मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर, ठीक है, लेस देन वाटर। तो यहाँ पे है कि कोई सोल्यूशन था, उसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है। तो आप देखेंगे उस सोल्यूशन की जो पीएच होगी वो लेस होगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, वो लेस होगी उस सोल्यूशन की। यहीं पे है कि पीएच जो होता है किसी सोल्यूशन का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन आयन के। मतलब अगर किसी सोल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब ये कि वह सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हाइड्रोजन आयन को कंटेन करता है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है, ठीक है, तभी कंसंट्रेशन कह रहा है। तो कहने का मतलब अगर कोई सोल्यूशन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है, या आप कह सकते हैं कि उस सोल्यूशन का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन है, तो उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू कम होगी। अगर किसी सोल्यूशन के पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो उस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो अब बात कर लेते हैं स्केल की। इस स्केल पे 0 to 14 है। आप देखेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पे इनके बीच में जो पॉइंट दिया गया 7 जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है। एक्चुअली न्यूट्रल क्यों, क्योंकि न्यूट्रल जो सोल्यूशन होते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो हाइड्रोक्साइड आयन के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। वो सोल्यूशन पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उस सोल्यूशन में ना तो ज़्यादा एसिड है ना ही ज़्यादा बेस है, मतलब दोनों क्या है, बराबरी में है, ठीक है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 होगी। अब बात करते हैं एसिडिक सोल्यूशन की। एसिडिक सोल्यूशन के जो पीएच वैल्यू होती हैं वो 7 से कम होती हैं, 7 से कम, लेस देन 7। और बेसिक सोल्यूशन की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। मीन्स कि अगर आपको पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में अगर आपको मिलता है तो समझिए कि वो सब जो है वो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है। अगर आपको किसी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 और
14 के बीच में मिलता है, अगर 10 मिल गया, 11 मिल गया, 12 मिल गया, 13 मिल गया, 8 या 9, तो वो सोल्यूशन बेसिक कैरेक्टर का है। अब हम बात करते हैं इसी पीएच पे कि 0 से लेके लगभग अगर देखा जाए 3 तक, तो अगर किसी एसिड की वैल्यू पीएच वैल्यू जो है वो 0 से 3 तक है तो वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है। अगर किसी एसिड की वैल्यू 3.5 या 4 से लेके 7 तक, 7 से कम अगर यहाँ तक अगर मान लीजिए 6.9 या 7 तक है तो वो वीक नेचर का है। अगर किसी बेसिक सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से लेके अगर 10.5 या 11 तक है तो वो वीक नेचर का है। अगर किसी बेसिक सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 11 to 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है। ठीक है, तो इस तरह से स्केल के हेल्प से, पीएच स्केल के हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखें न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली कितनी होती है, 7 होती है। एसिड या एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो पीएच वैल्यू जो होती है वो लेस देन 7 होती है। अगर हम बेसिस की बात करते हैं, बेसिक सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट होता है। अब यहाँ पे HCl देखेंगे, जब कंसनट्रेटेड HCl देखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे, मतलब कि इनकी कंसनट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब बहुत ज़्यादा होने के नाते इनका पीएच कम होगा, तो मतलब 0, इनकी पीएच वैल्यू जो आती है किस पे, 0। डायलूट में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन कंसनट्रेशन की वैल्यू के बेस पे देखेंगे तो ज़्यादा है इसलिए इनकी पीएच वैल्यू क्या है, 1। तो कंसनट्रेटेड HCl की वैल्यू जो होगी 0 पीएच वैल्यू, डायलूट HCl की पीएच वैल्यू क्या होगी, 1। अगर हम लेमन जूस की बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 2.5 होती है। अगर हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर में हमारा जो होता है हाइड्रोजन आयन जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर होता है। यहाँ पे 7 पीएच वैल्यू पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है। अगर हम डायलूट NaOH की बात करते हैं तो NaOH में देखेंगे, हाँ ये बेस नेचर का है। उस सोल्यूशन में अगर कोई सोल्यूशन डायलूट NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आप ये कहेंगे कि वहाँ उस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की पीएच वैल्यू ज़्यादा है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। पीएच वैल्यू किस पे डिपेंड है, हाइड्रोजन आयन पे। हाइड्रोजन आयन अगर कम हुआ तो पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो ये बेसिक सोल्यूशन है। अब बेसिक सोल्यूशन में जाहिर सी बात है किसकी बोलबाला है, हाइड्रोक्साइड की है, हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया तो पीएच वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। सेम कंसनट्रेटेड NaOH की बात करते हैं तो पीएच वैल्यू जो होती है 14 होती है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी आपने इंडिकेटर्स देखा था, तो उस इंडिकेटर के बेसिस पे आप किसी एसिड को ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक। आप बस इतना बता सकते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें मिथाइल ऑरेंज की बात कर लें, फिनाइल एफ्थलीन की बात कर दें, या लिटमस पेपर ही बात कर दें। अगर मान लीजिए कोई एसिड वीक एसिड है तो उसमें आप देखेंगे कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपका ब्लू जो होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, लेकिन लिटमस ये नहीं बताएगा कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, वो सिर्फ ये बता देगा कि हाँ सोल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है, बट क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक ये नहीं आपको पता लगेगा। आप किसी भी और भी अगर इंडिकेटर का यूज़ कर ले, मिथाइल ऑरेंज का यूज कर ले, फिनाइल एफ्थलीन का यूज कर ले, तो इनके द्वारा आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका सोल्यूशन जो है, एसिडिक सोल्यूशन जो है या बेसिक सोल्यूशन का है, वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है, वीक नेचर का है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो बाद में क्या किया गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये जो सारे इंडिकेटर्स थे, ये सारे इंडिकेटर्स को मिला करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। ठीक है, तो ये डाई है, ये भी एक कलर है,
इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। यह जो है ये डिफरेंट इंडिकेटर का क्या मिक्सचर है। और ये जो होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं ये डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू पे। ठीक है, मतलब कि ये डिफरेंट पीएच वैल्यू के लिए डिफरेंट कलर देते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू होते हैं जिससे आप स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस का पता लगाते हैं, तो उस बेसिस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 है तो उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होगा वो उसका कलर डार्क रेड होगा। मतलब अगर हम मान लीजिए सोल्यूशन है और उसमें हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, तो अगर उसका कलर हमें रेड दिखाई दिया, डार्क रेड, तो समझ लीजिए उस सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, 1 है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सिर्फ रेड मिल जाता है, रेड, तो पीएच वैल्यू 1 या 2 हो सकती है। अगर हमें उस सोल्यूशन का कलर, मान लीजिए हमने उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाया, अगर हमें उसका कलर ऑरेंज रेड मिला तो पीएच वैल्यू 3। अगर हमें उसका कलर ऑरेंज रेड मिला तो 4, मतलब दोनों पे है 3 या 4। ऑरेंज येलो अगर मिलता है तो पीएच वैल्यू 5। अगर हमें ग्रीनिश येलो मिलता है तो 6। अगर हमें ग्रीन मिलता है तो पीएच वैल्यू 7। न्यूट्रल के लिए जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है वो ग्रीन होता है। अगर आपको ग्रीनिश ब्लू कलर मिलता है, मान लीजिए सोल्यूशन है उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने मिलाया, तो मान लीजिए अगर आपको ग्रीनिश ब्लू मिल जाता है तो पीएच वैल्यू 8। ब्लू के लिए पीएच वैल्यू क्या है, 9। नेवी ब्लू के लिए पीएच वैल्यू जो है वो 10 है। पर्पल कलर के लिए पीएच वैल्यू क्या है, 11। मान लीजिए कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने मिक्स किया, कलर आपको पर्पल मिल गया, तो पीएच वैल्यू वहाँ पे आपको क्या लगेगा, 11 लगेगा। डार्क पर्पल के लिए पीएच वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, और वायलेट जो है 13, वायलेट कलर जो 14। सपोज कि अगर हमारे पास डाइल्यूट NaOH है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन है बीकर में, ठीक है, जिसमें क्या है, डाइल्यूट NaOH है। इसमें हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने पुट कर दिया, डाल दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो इस सोल्यूशन का जो कलर हमें मिलेगा ना, वो कलर हमें मिलेगा वायलेट कलर। तो जब हमें वायलेट कलर मिल जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वायलेट कलर तो हमें किसके लिए मिलता है, NaOH के लिए मिलता है। ठीक है, सपोज अगर इसमें हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और इस सोल्यूशन का कलर अगर हमें डार्क रेड मिल जाता है, तो डार्क रेड कंसनट्रेटेड HCl के लिए हो सकता है, एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेसिस पे हम डिफरेंट एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को हम ऑब्टेन कर लेते हैं, और ये डिफरेंट पीएच वैल्यू के लिए डिफरेंट कलर देते हैं। तो ये आपको पॉइंट, कलर आपको याद हो जाने चाहिए, किस कलर पे आप एग्जाम में कभी आ जाता है, किस कलर के लिए आपका पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे एसिड और बेस का। तो ये आपका पार्ट ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर कमेंट मुझे बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।